एक कहावत है, अगर कुछ होना है तो वो मुझ पर निर्भर है ना? ये एक कहावत है। मुझे लगता है कि हम सभी को यह दिल से मानना चाहिए कि आप अपनी वास्तविकता खुद बनाते हैं, है ना? आप सच में ऐसा करते हैं, है ना? आप अपनी वास्तविकता बनाते हैं। आप अपनी दिशा खुद चुनते हैं। आप चुनते हैं कि आप किसके साथ जुड़ते हैं। जीवन में सब कुछ चुनावों पर टिका है और हम जानते हैं कि हमारे सीईओ ने अपना रास्ता चुन लिया है। वह कहते हैं, यही है जो मैं करने जा रहा हूं। मैं यह करूंगा या मर जाऊंगा, है ना? तो उन्होंने तय कर लिया है कि वे सभी उतार चढ़ावों और चुनौतियों के बावजूद क्या करेंगे। वे अभी भी अपने विजन और मिशन में दृढ़ हैं। हमें समझना होगा कि कभी-कभी आप कहीं पहुंचने की कोशिश में गोल-गोल घूमते रहते हैं। कभी आप बहुत ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, यहां तक कि शुरुआती बिंदु से भी नीचे। आप समझ रहे हैं ना? कभी-कभी ऐसा होता है ना? रुकावटों, बाधाओं, व्यवधानों, समस्याओं के कारण ये सब चीजें आपके रास्ते में आएंगी, है ना? जब आप कोई बड़ा काम करने का फैसला करते हैं, तब क्या होता है? छोटे काम करते समय कोई आपको परेशान नहीं करता। छोटे काम करते वक्त कोई आपको तंग नहीं करता। समझ रहे हैं आप? जैसे अगर आप कहें, पता है क्या? हम मैं इस साल 1 पाउंड वजन कम करना चाहता हूं। यही मेरा लक्ष्य है। मैं भी 1 पाउंड कम करना चाहता हूं। आप इसके बारे में सोचते भी नहीं। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि यह बहुत छोटा लक्ष्य है। ये क्या है ना? एक दिन बिना खाए ही आप 1 पाउंड कम कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ये क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हैं, तब क्या? अगर कोई 700 पाउंड का व्यक्ति हो, ऐसे लोग होते हैं, है ना? और वह व्यक्ति तय करता है, पता है क्या? मैं अपना वजन 350 पाउंड तक कम करूंगा। मतलब ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। आधा वजन कम करना, ये कोई छोटी बात नहीं। लोगों ने किया है ना? पर ये आसान नहीं है, सही? कई लोगों के लिए 10 पाउंड घटाना भी मुश्किल है, फिर 325। पर ये एक बड़ा लक्ष्य है ना? लेकिन अगर वो व्यक्ति दृढ़ है, तो अगर वो फोकस्ड है, अगर वो दृढ़ संकल्पित है, अगर वो कहता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई भटका नहीं सकता मेरे सामने खाना रखकर, जो भी हो मैं अपने फैसले पर अडिग रहूंगा और जो भी हो मैं करके दिखाऊंगा, सही? तो वो व्यक्ति इरादा रखता है ना? वो जानता है कि उसे क्या हासिल करना है। वो आपका सीईओ है, सही? मकसद साफ है ना? तो क्या हम अपने लक्ष्यों को लेकर वाकई गंभीर हैं? क्या हम सच में गंभीर हैं? या बस ऐसे ही कह दिया क्योंकि कहना था? जनवरी है, समझ रहे हो ना? 2025 है, तो हाँ, ठीक है, समझे ना? मैं यह करूंगा, मैं यह करूंगा। पर आप इसे लेकर गंभीर नहीं हैं। जब मेरे पैसों की बात हो ना, परिवार के पैसों के मामले में मैं हर चीज को लेकर गंभीर और सोच समझकर काम करता हूं। मैं हमारे जीवन के हर छोटे लेन-देन को ट्रैक करता हूं। यही मेरी पहचान है। हर चीज सोच समझकर की जाती है। मुझे हर दिन सब कुछ पता होता है, हर महीने नहीं, हर दिन मुझे सब पता होता है। मुझे पता है कल हमारे पैसों का क्या होगा, है ना? मैं यह उदाहरण दे रहा हूं कि अगर हमें लक्ष्य पाना है, तो उस पर पूरा ध्यान देना होगा। तो जब हम कंपनी को देखें, अगर हम अभी भी मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग अब नहीं मानते, है ना? सच्चाई यही है ना? ये जो है, सो है, ठीक है? कुछ लोग नहीं मानते, कुछ मानते हैं, कुछ बीच में हैं, वे दुविधा में हैं। मुझे पक्का नहीं कि मैं मानता हूं या नहीं। एक दिन मानता हूं, दूसरे दिन नहीं। समझ रहे हो ना? वे अस्थिर हैं, है ना? फिर से, यह जो है सो है दोस्तों। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा। ये जो है सो है, ठीक है? ऐसा ही है जीवन, ठीक है? तो कुछ लोग हैं जो बहुत फोकस्ड हैं और इसे पूरा कर चुके हैं। कुछ लोग छोड़ चुके हैं और कहते हैं, नहीं मैं इससे खत्म हो गया, और कुछ लोग बीच में हैं। यही वास्तविकता है। अगर हम ईमानदार हों तो हम इन 3 श्रेणियों में से एक में आते हैं। तो मुख्य बात यह है कि आप किस श्रेणी में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उनमें से हैं जो छोड़ चुके हैं और कहते हैं, नहीं मैं खत्म, तो ठीक है, यह ठीक है। यह बिल्कुल ठीक है। अगर आप अभी भी दृढ़ हैं, तो यह ठीक है। और अगर आप बीच में हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, तो यह भी ठीक है। क्योंकि पता है क्या? आप किस श्रेणी में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन पैसिव फिर भी डिलीवर करेगा।
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के लिए आपके इरादों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी वही करेगी जो उसे करना है, और वह है अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करना। शायद उसे अलग रास्ता अपनाना पड़े, बदलाव, समायोजन जो भी हो सकता है। शायद ये वैसा न दिखे जैसा आपने पहली बार देखा था। ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम कुछ नहीं से सह संस्थापक, फिर सभी संस्थापक और अंत में ऑन पैसिव तक पहुंचे। समझे? हमने बदलाव किया, अगर फिर से बदलाव करना पड़े तो करेंगे। बस हमें मंजिल तक पहुंचना है। यही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसी को हमें पकड़े रहना है। जनवरी 2025 के लिए आगे बढ़ते हुए हमें इसी पर ध्यान देना है। हम ऊपर जाएं, नीचे जाएं, दाएं बाएं, पीछे आगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, बाकी सब महत्वहीन है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम 10 और साल यहां बैठे रहें और अभी तक वहां ना पहुंचे। मुझे गलत मत समझना। मैं यह नहीं कह रहा कि हम बस हमेशा हमेशा के लिए इंतजार करते रहें। बिल्कुल नहीं। हमारे सीईओ का भी यह इरादा नहीं है। अगर वे 5 साल पहले कर सकते तो 5 साल पहले ही कर देते। यही उनका इरादा है, और इसलिए हमें बस विश्वास बनाए रखना है। आपने अच्छी किताब का जिक्र किया। विश्वास की बात में हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं सरसों का बीज कितना छोटा होता है? बस इतना विश्वास चाहिए कि आप पहाड़ हिला सकें। आप समझ रहे हैं? यानी जीवन में मुझे ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं, ज्यादा नहीं। मुझे वो इंसान नहीं बनना है जो कि अरे यार समझे, मेरे सिर पर प्रभामंडल है, मैं बहुत धार्मिक हूं, क्योंकि वास्तव में कोई ऐसा नहीं है। जो ऐसा दावा करता है वो झूठ बोल रहा है। मुख्य बात है कि हमें बस आगे बढ़ते रहना है। कंपनी को अपना काम करने दें। और 2024 में, हाँ हमने 2020 में कहा था, हाँ हमने 2023 में भी कहा था, पर 2030 के अंत में हम सफलता के कितने करीब थे? बस यही बताता है कि हम फिर से वही हैं, लेकिन इस बार हम उस मुकाम के और भी करीब होंगे, या शायद पार कर लेंगे और वास्तव में वहां पहुंच जाएंगे। समझे? क्योंकि हर साल बीतने के साथ अगर हम 2018 और 2019 की ओर देखें तो पाएंगे कि हम हमेशा एक कदम आगे बढ़ रहे थे, और फिर हम बस वहीं थे, और फिर अचानक हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन पता है क्या? हमारी उम्मीद अभी भी जिंदा है, और हमें इस बारे में सोचना चाहिए जब हम जीवन में कहीं भी हों, सिर्फ अतीत में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में। बस इस पर विचार करें। कभी कभी आप दरवाजे पर दस्तक देने ही वाले होते हैं, और कोई आकर आपको वहां से बुला लेता है, और फिर आप वह मौका खो देते हैं। समझ रहे हो? आप बस चूक जाते हैं क्योंकि आप अंदर जाने के लिए दस्तक देने ही वाले थे, और फिर कोई आकर आपका ध्यान भटका देता है और आप मौका गंवा देते हैं। और हम ऐसा नहीं करना चाहते। और फिर मैं आध्यात्मिक बातें नहीं करना चाहता, लेकिन धर्म ग्रंथ में ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस तरह की बातों के बारे में बताते हैं। बहुत सारे उदाहरण। अगर आप अपना धर्म ग्रंथ जानते हैं तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। उसमें ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग तैयार ना होने के कारण मौका चूक गए। वे तैयार नहीं थे। समझ रहे हो? और इसी तरह मूल बात यह है कि हमें हमेशा तैयार रहने की मुद्रा में होना चाहिए। तैयार मुद्रा। इसका मतलब यह नहीं कि ओ मैं सुरंग अंधा हूं, तुम मुझे समझते हो। इसका मतलब यह नहीं कि मैं बस यहां बैठूंगा और आशा करूंगा कि निष्क्रिय रहकर मुझे सब कुछ मिल जाएगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं बस यहां बैठा हूं और इंतजार कर रहा हूं। मैं यहां बैठा हूं और इंतजार कर रहा हूं। नहीं, लोग वेबिनार कर रहे हैं, लोग जीवन जी रहे हैं, लोग चैट कर रहे हैं, लोग मीटअप कर रहे हैं, लोग हर तरह की चीजें कर रहे हैं। समझे? तैयार मोड में रहने के लिए। क्योंकि अगर आप समान विचारधारा वाले लोगों से नहीं घिरे हैं तो रास्ता बहुत कठिन है, ये बहुत ही मुश्किल है। पर अगर मैं किसी को फोन करके ऑन पैसिव के बारे में बात कर सकता हूं और वो मेरी तरह सोचता है, तो हम अच्छी बातचीत कर सकते हैं। यही वो बातचीत है जो जूली और मैं हर हफ्ते करते हैं। यही उनका मकसद है। मैं फोन उठा सकता हूं, हम किसी को बुला सकते हैं, हम किसी से ऑन पैसिव के बारे में बात कर सकते हैं, और इससे आपकी बैटरी रिचार्ज हो सकती है अगर आप चाहें तो। ये आपको एक और हफ्ते तक चला सकता है अगर ऐसा करना पड़े तो। और इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा हो जिससे आप हमेशा जुड़ सके, चाहे हफ्ते में या रोज, अगर वह शख्स आपके साथ है तो यह अच्छी बात है। बस जिंदगी के बारे में सोचो।
सिर्फ जिंदगी के बारे में सोचो, जब आपका कोई ऐसा हो और आपका दिन खराब गया हो, पर आपके पास वो शख्स हो जिसे आप कॉल कर सकें और वो आपको खुश कर सके। समझे क्या कह रहा हूं? मैंने किसी से बात की जिनकी बेटी गुजर गई थी और मैं सोच रहा था उस शख्स के पास कोई नहीं है। ऐसे में कोई कैसे गुजारा करे, ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए। पर अगर आपके आसपास लोग हों जो बोझ उठाने में मदद करें, जो आपको ऊपर उठा सकें। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी इंसान अकेला नहीं होता। समझ रहे हो? आप अकेले खड़े नहीं रह सकते। तो यही मैं 2025 के लिए देखता हूं, हम सब मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। ये कार्यक्रम जो हम अभी कर रहे हैं वह 3 साल से चल रहा है। समझ रहे हैं ना आप? तो आप जारी रखें। रुकेंगे क्यों? आगे बढ़ते रहें। सपना अभी भी जिंदा है। हम जारी रखेंगे क्योंकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये जानना जरूरी है कि हमारे पास क्या है। ये इसी बात पर आकर रुकता है। ये जानना जरूरी है कि आपके पास क्या है। अगर आप नहीं जानते कि आपके पास क्या है, तो उससे दूर जाना बहुत आसान हो जाता है। जब आप नहीं जानते कि आपके पास क्या है, अब देखें, मैं संख्याओं का उदाहरण देकर समझाता हूं। हम जानते हैं कि लगभग 1.4 मिलियन खाता धारक हैं। चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे इस तरह से कहते हैं, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ लोगों के कई खाते हैं। सही, तो 8.4 मिलियन खाता धारक हैं। ठीक है। अब वास्तविक रूप से आपको लगता है कंपनी कितने ग्राहक जोड़ सकती है, चाहे 1 साल में, 5 या 10 साल में? आप जानते हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं और इसीलिए मुझे आंकड़ों से प्यार है। ठीक है, क्योंकि संख्याएं। ठीक है, आप जानते हैं, तो चलो थोड़ा सा गणित करते हैं ताकि हम क्या है इसे समझ सके। वास्तविकता क्या है? ठीक है। और हम जानते हैं कि दुनिया भर में अधिकांश लोग, हम बात कर रहे हैं, चलो कम करके कहते हैं 6 अरब से अधिक। ठीक है, वह बी के साथ बॉब। ठीक है, दुनिया भर में 6 अरब से अधिक लोग। ठीक है, आप वे 6 अरब लोगों को ले सकते हैं। ठीक है, वह 4 शामिल हैं, हम बच्चों और आप जानते हैं सभी को। ठीक है, परंतु अगर आप हर एक व्यक्ति को लें, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ठीक है चलो बच्चों को हटा दें क्योंकि वे काम नहीं करते, ठीक है, और चलो युवा वर्ग को हटा देते हैं क्योंकि वे काम नहीं कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल किए गए संख्या क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्रीय बिंदु यह है कि अरबों के साथ बी, दुनिया भर में मौजूद लोग। ठीक है, जो लोग यदि उन्हें मिलता है सालाना $30,000, सालाना $30,000 धरोकिने का एक व्यापार हो और वह व्यापार उन्हें प्रतिवर्ष $30,000 दे रहा हो, प्रतिवर्ष $30,000, क्या वे खुश होंगे? चलो सच्चाई से बात करें, क्या वे खुश होंगे? हाँ, पर आप जो टेक्सास, न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया में रहते हैं, आपके लिए 30,000 सालाना काफी नहीं होगा, है ना? ठीक है, बस आपके लिए आप अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, इस धरती पर अधिकांश लोग अगर पाएं $30,000 सालाना, वे बहुत खुश होंगे। सोचिए, बस एक बार सोचिए। अफ्रीका को लेते हैं, अपने देश के बारे में सोचें, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, कैमरून, नाइजीरिया, घाना, केन्या, इथियोपिया, कोई भी देश हो, बस अपने देश के बारे में सोचें। आप अपने देश के बारे में क्या जानते हैं? अपने देश के लोगों के बारे में सोचें। अगर उन्हें मिले $30,000 अमेरिकी डॉलर सालाना, ठीक है, क्या वे खुश होंगे? क्या इससे उनकी स्थिति सुधरेगी? क्या उनका जीवन बदलेगा? सोचिए, 30,000 की बात है, 300,000 या 3 मिलियन नहीं। हम सालाना सिर्फ $30,000 कमाते हैं, इस बारे में सोचिए। ठीक है, अब तो मुझे लगता है कि हम सब इस बात पर सहमत हैं कि दुनिया भर के लोग, चाहे वे अफ्रीका में हों, यूरोप में हों या एशिया में, कहीं भी हों, ठीक है, अधिकांश लोग अगर उन्हें सालाना $30,000 मिले तो वे खुश होंगे, है ना? ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि 1.4 मिलियन है, ठीक है, 1.4 मिलियन लोग या खाता धारक जो ऑन पैसिव में है। तो यह सोचना यथार्थवादी है
कि कंपनी 100 ग्राहक जुटा पाएगी, सिर्फ 100 ग्राहक। हम 1000 नहीं कह रहे, हम 10,000 नहीं कह रहे, हम 500 भी नहीं, सिर्फ 100। और ये 1 महीने में नहीं, 6 महीने, 1 साल या 2 साल में हो सकता है 100 ग्राहक। ठीक है, अगर कंपनी ऐसा करे और आपके पास 1.4 मिलियन खाते हो होल्डर्स, इसका बस मतलब है लोगों। ठीक है, तुम बस 14 लाख लोग लेते हो और फिर 100 से गुणा करने वाले हो, ये बस 100 और 40 है ना? वह 140 मिलियन कस्टमर है, बस ये वास्तविक है। हाँ, वह इस कंपनी में इतने कस्टमर बना सकते हैं। सही, ये वास्तविक है। क्या यह एक वास्तविक संख्या है या यह कोई अतिरंजित पाई इन द स्काई नंबर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सही है, ये वास्तविक है। ठीक है, फेसबुक के पूरे 3 बिलियन हैं बी के साथ। हमने 1 अरब कस्टमर कहा है, हमने 500 मिलियन नहीं कहा है, हमने 200 मिलियन तक भी नहीं कहा है। जिसने 140 मिलियन भेजे हैं, वह यदि हर कस्टमर 100 से ऊपर काटे तो ठीक है। बेनी, आपको 100 कस्टमर मिल गए, ठीक है, आप मुझे समझते हो। पेशेंस, आपको 100 कस्टमर मिल गए, ठीक है। कार्लेटन, आपके पास 100 कस्टमर हैं। 100 कस्टमर की वाणी ठीक है, हम बस इतना ही कह रहे हैं सबको। ये हासिल करना मुश्किल नहीं है, खासकर अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि जिसकी डिमांड है। ठीक है, अब हम जानते हैं जब हम पुराना कनेक्ट इस्तेमाल करते थे, हम सब उसे पसंद करते थे। फिर हम, मतलब अगर मुझे अभी वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, क्योंकि मुझे झूम पसंद नहीं। ठीक है, ठीक है, और मैं सारे कारण नहीं बताऊंगा, पर बात यह है कि मुझे वो पसंद नहीं। तो हमारे पास ओल कनेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप मुझे सिर्फ वो एक प्रोडक्ट दें तो ये ज्यादा किफायती होगा, मुझे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, आप जानते हैं, मैं मानता हूं कम से कम 14 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे सिर्फ इसी से, बाकी सब कुछ छोड़ दें तो भी। ठीक है, तो अब हम मानते हैं कि 100 ग्राहक यथार्थवादी लक्ष्य है। हम मानते हैं कि 30,000 सालाना किसी के लिए भी, चाहे वो कहीं भी हो, 6 अरब से ज्यादा लोगों के लिए एक अच्छी स्थिति होगी। हम इस सब से सहमत हैं। ठीक है, ग्राहक है ना? अब हमें नहीं पता वे क्या खरीदेंगे। वे एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वे कुछ और खरीद सकते हैं, समझे? पर चलो कहते हैं, और मुझे पता है ये नंबर चर्चा में है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। आप हर ग्राहक से $25 कमा रहे हैं, ठीक? चाहे वे 3,000 खरीदें, आपका नेट $25 है, या वे एक प्रोडक्ट खरीदें, आपका नेट 25 है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम बस $25 का उपयोग करेंगे, क्योंकि यह वाकई में यथार्थवादी है दोस्तों, ये यथार्थवादी है, समझे? और 100 ग्राहकों से गुणा करें तो 2100 महीना होता है, ठीक? और जब आप इसे 12 महीनों से गुणा करें तो 30,000 साल का होता है। समझ गए? है ना? तो फिर हम इस बात पर सहमत हुए कि अगर किसी को या दुनिया के ज्यादातर लोगों को साल में $30,000 मिलते हैं तो वे इसके लिए हफ्ते में 40 घंटे काम नहीं करते। ये बात महत्वपूर्ण है, वे उस पैसे के लिए हफ्ते में 40 घंटे काम नहीं कर रहे। उनका एक व्यवसाय है, वो व्यवसाय उनके लिए यह आमदनी पैदा कर रहा है, समझे? तो अब आपको साल में $30,000 या महीने में $2,500 मिल रहे हैं। सोचिए, नाइजीरिया के किसी गांव में कोई है जिसे हर महीने $2,500 मिल रहे हैं। घाना के किसी गांव में किसी के बारे में सोचिए जिसे हर महीने $2,500 मिल रहे हैं। त्रिनिदाद में किसी के बारे में सोचिए जिसे हर महीने $2,500 मिल रहे हैं। आप समझ रहे हैं दोस्तों? पापुआ न्यू गिनी में किसी के बारे में सोचिए, वियतनाम में किसी के बारे में सोचिए। समझ रहे हो? ठीक है, ब्राजील में कोई है ना, कनाडा में कोई जिसे $2,500 मिलते हैं बिना 40 घंटे काम किए। न्यूयॉर्क शहर में कोई, वे मैनहट्टन में रहते हैं, समझे? और उनके पास लाखों डॉलर हैं। मैं वादा करता हूं, अगर किसी को बिना मेहनत के $2,500 महीना मिल रहे हों तो वो तुरंत हाँ कह देगा, ये बहुत अच्छा है, हाँ वो रकम, बहुत धन्यवाद।
वे इसे हर हाल में स्वीकार करेंगे। समझे? ठीक है। जब आप समझें कि आपके पास क्या है तो ध्यान कैसे भटक सकता है। दूसरी नौकरी लेने का मतलब नहीं कि मैंने पैसिव इनकम पर ध्यान छोड़ दिया। तीसरी नौकरी लेने का मतलब भी नहीं कि मैंने पैसिव इनकम पर ध्यान छोड़ दिया। समझ रहे हो? हमें यह समझना होगा दोस्तों। ठीक है? इसका मतलब यह नहीं कि आपका ध्यान भटक गया। बस इसका मतलब है कि आप अपने बिल चुकाने के लिए जो जरूरी है वो कर रहे हैं। आप वो कर रहे हैं जिससे आपके सिर पर छत बनी रहे। समझे? आप वो कर रहे हैं जिससे बैंक आकर ना कहे कि हम आपका घर वापस ले रहे हैं। आप लोग बाहर, आपको निकाल रहे हैं। समझ रहे हो ना? आप फौजदारी में डाल रहे हैं। समझे? लोगों को वो करना पड़ता है जो करना है। समझ रहे हो? जब तक ऐसा समय आए। ठीक है? पर अंत में जब आप चीजों को सही नजरिए से देखते हैं और देखते हैं कि 1.4 मिलियन खाता धारक और कंपनी ने कुछ नहीं किया, बस आपको 100 ग्राहक बनाने में मदद की। ये कोई बड़ी संख्या नहीं है दोस्तों। 140 मिलियन ग्राहक, ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। व्हाट्सएप के पास इससे ज्यादा है। समझे? अपने आप में। ठीक है? इस पर सोचो, सच में गहराई से इस पर सोचो। ठीक है? अगर आप, हाँ, आप हर महीने $2,500 ज्यादा कमाएं तो क्या होगा? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे परवाह नहीं आप कैसी जिंदगी जीते हैं। समझ रहे हो? परवाह नहीं अगर आप साल का $1,000,000 कमाते हो। अगर आपको महीने में $2,500 मिल रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बैंक में $1,00,000 पड़े हैं। वे महीने में इतना नहीं कमा रहे। ठीक है? इस बारे में सोचिए। मान लीजिए आपके पास $1,00,000 हैं। ठीक है? और आप कहते हैं, लीजिए मिस्टर बैंकर, लीजिए मिसेस बैंकर, ये रहे मेरे $1,00,000, जाइए और मेरे लिए पैसा कमाइए। और वे लौट कर आपसे कहते हैं, ठीक है, पता है क्या, हम आपके लिए इतना ही कर सकते हैं। ये $2,500 नहीं होंगे, उस रकम के आसपास भी नहीं। यही है असलियत दोस्तों। समझे? फिर भी आपका एक बिजनेस है और हम सिर्फ अंकों से खेल रहे हैं। बस इतना ही। हमारा एक बिजनेस है और ये बिजनेस सिर्फ, बस। मुझे पता है हमने बड़े अंकों की बात की, पर हम चीजों को सरल बना रहे हैं ताकि लोग समझें कि उनके पास क्या है। क्या आप पागल हैं? आप इसे क्यों छोड़ेंगे? आप इसे क्यों भूल जाएंगे? क्या आप मजाक कर रहे हैं? ऐसा कौन करता है? जो ऐसा करता है उसके पास कोई समझ नहीं है। यह बिल्कुल सीधी बात है। समझे? तो जब हमने तय किया कि 30,000 सालाना से लोग खुश रहेंगे, हमने माना कि 100 ग्राहक यथार्थवादी लक्ष्य है। समझ रहे हो? हमने माना कि $25 प्रति माह प्रति ग्राहक यथार्थवादी है दोस्तों। सही? जब आप सोचते हैं तो क्या लगता है? यह यथार्थवादी है। ठीक? तो अगर आप यह जानते और मानते हैं तो इसे क्यों नहीं पकड़े रखेंगे? समझ रहे हो मेरा मतलब? कभी कभी कोई स्टॉक अच्छा नहीं चलता और आप सोचते हैं, पता है क्या, हम शायद अब यह बेहतर करेगा। समझे? तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूं। मैं इसे अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। मैं पोर्टफोलियो रखने में यकीन करता हूं। वैसे, ठीक, आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, यानी आपकी टोकरी में एक से ज्यादा चीजें हों। समझे? उदाहरण के लिए, बहुत लोगों के पास नौकरी है। आपके पास नौकरी है पर टोकरी में अनपैसिव भी है। सही? एक से ज्यादा बात है ना? कुछ लोगों के पास 2 काम है। सही है? और भी बहुत कुछ। समझे? लोगों को यह समझना जरूरी है। ऐसे ही चलती है जिंदगी दोस्तों, है ना? यही है असली जिंदगी। यही है सच्ची बात। हमें ऐसे ही देखना चाहिए चीजों को। ठीक है? और ऐसे ही अनपैसिव को समझना चाहिए। सही कहा ना? इसे समझो जो ये असल में है। अब उन लोगों की बात नहीं करूंगा जिनके कई खाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। समझे? तब तो हमने जो कहा उसे कई गुना करना होगा। ठीक है? हम बस एक खाते वाले की बात कर रहे हैं। उनके लिए यही हो रहा है, यही होने वाला है इससे। क्या यह फायदेमंद होगा? क्या यह लायक होगा? ओह, इसमें 7 साल लगे, अरे इसमें 8 साल लगे। क्या यह सही होगा अगर अब हर महीने $2,500 मिले? क्या यह इसके लायक होगा? सही कहा ना? आप मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपको सालाना $60,000 वापस दे। शुद्ध लाभ, सकल नहीं, शुद्ध लाभ। समझे? और वे कहेंगे ये बढ़िया निवेश था। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है,
मैं बस पूछ रहा हूं, क्या आपके पास मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए 1 करोड़ है ना, ताकि आप महीने के $5,000 कमा सकें? समझे? या फिर ये ज्यादा समझदारी है? क्या $99 खर्च करना ज्यादा समझदारी है? क्या कुछ हजार रुपए खर्च करके हर महीने $2,500 या ज्यादा कमाना ज्यादा समझदारी नहीं है? हो दोस्तों, इसलिए आपको चीजों को ऐसे देखना होगा। मैं चीजों को ऐसे ही देखता हूं, समझे? ठीक है, मेरा खर्च क्या है, मैं अपनी जेब से क्या निकाल रहा हूं, और फिर मुझे क्या मिल रहा है। सरल, इसे जटिल होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सरल। ये मैंने खर्च किया और ये मुझे मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे मिलने वाली चीज पसंद है तो मैं खुश हूं, पर कभी कभी फायदा होने में वक्त लगता है, समझे? फिर से बिटकॉइन की बात करते हैं। किसी ने कुछ बिटकॉइन खरीदे जब वो $1 के थे, है ना, और उन्होंने इसे रखा। उन्होंने कहा पता है क्या, पता नहीं ये कहां जाएगा, पता नहीं ये अच्छा है या नहीं, ये असली भी है या नहीं पता नहीं, पर मैं $100 का जोखिम लूंगा। तो $100 $1 के लिए, इससे उन्हें 100 सिक्के मिले। अगर उन्होंने अब तक रखा तो 15 साल बाद, सही, 15 साल दोस्तों, 6.5 नहीं, 15 साल बाद, है ना, अंदाजा लगाओ क्या हुआ। वो 100 सिक्के, $100,000 प्रति सिक्का, वो कितना हुआ? $10 मिलियन, $10 मिलियन, ठीक है, क्योंकि उनके पास थोड़ी दृष्टि थी, क्योंकि उन्हें थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उनमें थोड़ा विश्वास था। उनके पास ज्यादा विश्वास नहीं था, उनके पास ज्यादा दृष्टि नहीं थी। मैं उन्हें दूरदर्शी नहीं कहूंगा, समझ रहे हो? उन्होंने कहा पता है क्या, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, बस देखते हैं क्या होता है। मेरी जेब से $100 है, देखते हैं क्या होता है। समझे क्या कह रहा हूं? ओह, यहां कुछ $100 हैं, देखें क्या होता है। क्योंकि हम वो पैसे पल भर में बेकार चीजों पर खर्च कर देते हैं, ठीक है। चलो अब, अच्छा, जो शादीशुदा हैं, अगर आप पति पत्नी को डिनर पर ले जाएं तो कितना खर्च होगा? मतलब ठीक से, एक अच्छे रेस्तरां में, समझे, है ना, एक अच्छे रेस्तरां में। आप समझ रहे हैं? आपको लगता है कितना खर्च होगा? मैं कहूंगा अगर $300 से कम खर्च हुआ तो वो कोई अच्छा रेस्तरां नहीं था। बस कह रहा हूं, ठीक, बस कह रहा हूं। हाँ, ये दुनिया के हिसाब से अलग हो सकता है, वो सब फैंसी बातें, समझे, मैं समझता हूं। पर आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, समझे मेरा मतलब? हाँ, बिल्कुल। कनाडा में, जैसे टोरंटो में, अगर आप पति पत्नी को सीएन टॉवर के घूमते रेस्तरां में ले जाएं, ठीक, वो अच्छा नहीं है, वो आपको $300 से ज्यादा खर्च कराएगा। बस इतना ही कहूंगा। अगर आप आर्बर कैसल जाते हैं तो वहां का घूमता रेस्तरां भी वही हाल है, इससे ज्यादा खर्च होगा आपको। कुछ और रेस्तरां हैं जहां जाने पर, समझ रहे हो, जैसे घूमते रेस्तरां में ले गए, समझे, जैसे तुम उन्हें ले गए, और ये सिर्फ एक रात की बात है, रात भर की भी नहीं, बस कुछ घंटों की बात है। वो पैसा गया और खाना 24 घंटे में पेट से निकल गया। समझ रहे हो मेरा मतलब दोस्तों? तो क्या ये सब लायक था? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ये लायक होगा? बिल्कुल। चाहे 7 या 7.5 साल लगें, फर्क नहीं पड़ता। बात यह है, हम सब चाहते हैं ये कल ही हो जाए। फिर से गलत मत समझना। हाँ, हम चाहते हैं काश ये 3 साल पहले होता, पर नहीं हुआ, तो अब क्या करें? रोएं इस पर? नहीं, समझ रहे हो, हम खुद को संभालते हैं, हम तैयार होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, जानते हुए कि कुछ तो है। क्या यही नहीं करते लोग 401k में पैसा डालते वक्त? क्या वे 5-10 साल में पैसा वापस पाने की उम्मीद कर रहे हैं? समझ रहे हो ना? क्या वे इनाम की तलाश में हैं? समझे? आमतौर पर लंबी अवधि, है ना? मेरी बात समझ रहे हो? फिर वही बात, अपनी शिक्षा में निवेश करो। तो आप बच्चों को विश्वविद्यालय भेजते हैं वगैरह वगैरह, स्नातक के लिए कम से कम 4 साल, है ना? समझ रहे हो? तो यह तुरंत नहीं हुआ, है ना? आजकल अच्छी नौकरी के लिए मास्टर्स करना पड़ता है, यह फायदेमंद होगा, ठीक है। तो अब कुल 5-6 साल लगते हैं, है ना? समझ रहे हो? अच्छा, मैं ये करना चाहता हूं, मैं मनोवैज्ञानिक बनना चाहता हूं, ठीक है, उसके लिए आपको पीएचडी करनी होगी, समझे, और इसी तरह आगे भी। सवाल यह है, क्या आपने सही फैसला किया? क्या इस कंपनी में शामिल होना सही था? और जवाब है एक जोरदार हां, हां, हां। बस यही मायने रखता है, यही सब कुछ है। समझ रहे हो ना?
जैसा मैंने कहा, अपना बेस्ट दो और नतीजों के साथ जियो। नतीजे अच्छे होंगे, आप ठीक रहेंगे, आप अंत में ठीक होंगे। ठीक है, अंत में, बिल्कुल।